सुप्रभात। मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। कक्षा 11 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में व्याकरण, और व्याकरण के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे समास। सबसे पहले आज के व्याख्यान का परिचय। आज हम आपको पढ़ाएंगे समास, समास के भेद, और समास के भेदों के अंतर्गत तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले समास की परिभाषा समझते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप में जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक हम नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्तियों का लोप कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। जब हम समास पढ़ते हैं तो उसमें ही एक शब्द आता है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? जो समस्त पद है हमारा, उसके पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है एक धर्मस्य युद्धम, जिसका हिंदी अर्थ है धर्म का युद्ध। यहाँ धर्मस्य युद्धम दो शब्द हैं। इसमें यदि समास होता है तो धर्मस्य शब्द में से षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है और नया शब्द बनता है धर्म युद्धम। समस्त पद समास विग्रह ही जब हम करते हैं तो एक शब्द होता है समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं? समास होने के पश्चात जो एक नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे कि इसी उदाहरण में धर्मस्य युद्धम दो अलग अलग पद हैं और धर्म युद्धम एक समस्त पद है। विशेष रूप से समास के समय हमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब समास हम करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, जिसमें कि पहला पद जो है वह पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला पद जो है वह उत्तर पद कहलाता है। इसी उदाहरण में धर्मस्य युद्धम में देखते हैं तो धर्मस्य पूर्व पद है और युद्धम उत्तर पद है। इस तरह से हम समास में निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। नंबर 2, दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। नंबर 3, दो पदों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। नंबर 4, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी बाद वाला पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं और कभी दोनों से इतर अन्य पद प्रधान होता है। आइए अब समास के भेदों को जान लेते हैं। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1, तत्पुरुष समास। नंबर 2, कर्मधारय समास। नंबर 3, बहुव्रीहि समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। और नंबर 6, अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम बात करते हैं आज तत्पुरुष समास की। इसकी परिभाषा क्या है और इसका सूत्र क्या है? इसकी परिभाषा है उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गंगा जलम आनय, गंगा जल लाओ। यहाँ आनय इस क्रियापद के साथ जल का ही साक्षात संबंध होता है। जो क्रिया है हमारी उसका साक्षात संबंध किससे है? जल शब्द से। अतः जल उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के भेदों को जान लेते हैं। इसके 2 भेद मुख्य हैं। नंबर 1, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हैं, यानी कि पहला पद किसी और विभक्ति में और दूसरा पद किसी और विभक्ति में होता है, तब वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गो सुखम में गोभ्या चतुर्थी विभक्ति में है तथा सुखम प्रथमा विभक्ति में है। इस प्रकार दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होने के कारण यहाँ पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। अर्थात प्रथम पद जिस विभक्ति का है वह उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष समास होगा। अब इसे उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण। सामासिक पद यानी कि समस्त पद है कृष्णाश्रितः, इसका हम समास विग्रह करेंगे। कृष्णम आश्रितः, हिंदी अर्थ होगा कृष्ण के आश्रित। इस उदाहरण में बच्चों देखिए, कृष्णम शब्द से द्वितीय विभक्ति है और आश्रितः शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए ये उदाहरण हमारा द्वितीय तत्पुरुष का है। अगला उदाहरण देखिए, शरणागता। शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। शरणम शब्द में द्वितीय विभक्ति है।
अगला उदाहरण सुख प्राप्तः। विग्रह करेंगे इसका समास विग्रह सुखम प्राप्तः। हिंदी अर्थ होगा सुख को प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण स्वर्ग गता। समासिक पद है एक, इसका जब हम विग्रह करेंगे विग्रह होगा स्वर्गम गता। स्वर्गम शब्द से द्वितीय विभक्ति है, गता शब्द में प्रथमा। हिंदी अर्थ होगा स्वर्ग को गया हुआ। द्वितीय तत्पुरुष के बाद हम बच्चों समझते हैं तृतीय तत्पुरुष को, तृतीय विभक्ति, जिसमें कि पहला पद जो है हमारा तृतीय विभक्ति का होगा। इसका उदाहरण देखते हैं हरि त्रातः। विग्रह होगा हरिणा त्रातः। हिंदी अर्थ होगा विष्णु से रक्षा किया गया। बच्चों देखो इसमें हरिणा शब्द से तृतीय विभक्ति है, इसी कारण से यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण नेत्रहीना। विग्रह करेंगे इसका नेत्राभ्याम हीनः। हिंदी अर्थ होगा नेत्रों से रहित। अगला उदाहरण मास पूर्वः। विग्रह होगा इसका समस्त पद का मासेन पूर्वः, प्रथम पद में तृतीय विभक्ति। हिंदी अर्थ होगा महीने से पहले, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास। चौथा उदाहरण बाणाहता। विग्रह करेंगे हम इसका बाणेन आहता। हिंदी अर्थ होगा बाण से घायल। इस उदाहरण में देखो बच्चों पहले पद जो है सब में तृतीय विभक्ति का है, इसीलिए यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। अब अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों चतुर्थी तत्पुरुष, यानी कि पहले पद में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होगी। समस्त पद है धन कामना। विग्रह हम इसका करेंगे समस्त पद का विग्रह होगा धनाय कामना। हिंदी अर्थ धन के लिए कामना। धनाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण भूत भली। विग्रह होगा भूतेभ्यः बलिः। हिंदी अर्थ होगा भूतों के लिए बलि। भूतेभ्यः शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण कुंभ मृत्तिका। विग्रह करेंगे हम कुंभाए मृत्तिका। हिंदी अर्थ होगा घड़े के लिए मिट्टी। अगला उदाहरण भक्त प्रियः। विग्रह करेंगे भक्तेभ्यः प्रियः। हिंदी अर्थ होगा भक्तों के लिए प्रिय। इन सब उदाहरणों में बच्चों देखो प्रथम पद जो है चतुर्थी विभक्ति का है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अब पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं। समस्त पद है एक चोर भयम। विग्रह होगा इसका चोरात भयम। हिंदी अर्थ चोर से भय। चौरात शब्द में पंचमी विभक्ति है, इसीलिए यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण राज भयम। विग्रह होगा राज्ञः भयम। हिंदी अर्थ है राजा से भय। राज्ञः शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन, इसलिए पंचमी तत्पुरुष। अगला उदाहरण वृक्ष पतितः। समस्त पद का विग्रह होगा वृक्षात पतितः। हिंदी अर्थ वृक्ष से गिरा हुआ। अगला उदाहरण अश्व पतितः। समस्त पद का विग्रह करेंगे अश्वात पतितः। अश्वात शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन। हिंदी अर्थ होगा घोड़े से गिरा हुआ। इस तरह से यहाँ पर प्रथम पद में सब में पंचमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए बच्चों अब षष्ठी तत्पुरुष के बारे में। समस्त पद है हमारा नरपति ही। विग्रह होगा इसका नराणाम पति ही। हिंदी अर्थ होगा मनुष्यों का स्वामी। बच्चों इसके समस्त पद के विग्रह में देखिए नराणाम बहुवचन का प्रयोग किया गया है, इसमें षष्ठी बहुवचन का, इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण है राज पुरुषः। समस्त पद का विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः। हिंदी अर्थ होगा राजा का पुरुष। यहाँ पर भी षष्ठी एक वचन है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण है राजपुत्रः। समस्त पद का विग्रह होगा राज्ञः पुत्रः। हिंदी अर्थ होगा राजा का पुत्र। अगला उदाहरण प्रजापति ही। विग्रह करेंगे हम इसका प्रजायाः पति। हिंदी अर्थ होगा प्रजा का पति। समस्त उदाहरणों में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का है, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब आगे देखिए सप्तमी तत्पुरुष। समस्त पद है मुनि श्रेष्ठः। समास विग्रह होगा मुनिषु श्रेष्ठः। हिंदी में अर्थ होगा मुनियों में श्रेष्ठ। अगला उदाहरण रण कुशलः।
समस्त पद का विग्रह है रणे कुशलहा, सप्तमी विभक्ति एक वचन रणे शब्द में, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पर। हिंदी में अर्थ होगा रण में कुशल। अगला उदाहरण देखिए, कूप पतितः, समस्त पद का विग्रह है कूपे पतितः, हिंदी अर्थ होगा कुएं में गिरा हुआ। अगला उदाहरण, नरोत्तमः, समस्त पद का विग्रह होगा नरेषु उत्तमः, हिंदी अर्थ होगा मनुष्यों में उत्तम। समस्त उदाहरणों में बच्चों प्रथम पद जो है हमारा सप्तमी विभक्ति का है और द्वितीय पद जो यानी कि उत्तर पद जो है हमारा वह प्रथमा विभक्ति का है, इसलिए दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होने के कारण यहाँ पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बाद हम जानते हैं तत्पुरुष समास के दूसरे भेद को, जिसे कहा जाता है समान अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान अधिकरण यानी कि समान होती है, यानी कि पहला पद जिस विभक्ति में होगा दूसरा पद भी उसी विभक्ति में होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कृष्ण सर्पः अपसर्पति। कृष्ण सर्पः, यहाँ पर इस वाक्य में सर्प की गमन क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता भी बताई गई है। प्रथम पद कृष्णा है तथा द्वितीय पद सर्पः, एक ही विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति के रूप में, अतः यहाँ पर समान अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम तत्पुरुष समास के अन्य उपभेदों को जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त यानी कि व्यधिकरण और समान अधिकरण के अतिरिक्त भी तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं। तत्पुरुष समास का पहला उपभेद है नए तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद नए ना हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण युक्त हो उसे हम कहते हैं नए तत्पुरुष समास। इसको हम उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है अनश्वा, समस्त पद का विग्रह है न अश्वः, हिंदी अर्थ है जो अश्व ना हो। पहला पद ना और उत्तर पद अश्वः। अगला उदाहरण है आकृतम, इसका हम विग्रह करेंगे ना कृतम, जो किया ना हो। अगला पद है आगजः, अगला समस्त पद है आगजः, इसका हम विग्रह करेंगे ना गजः, पूर्व पद ना और उत्तर पद गजः, और हिंदी अर्थ है जो गज ना हो। इस समास पद में, इस समास में बच्चों एक बात बहुत ध्यान देने के योग्य है कि जहाँ पर हमारे स्वर आते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में देखिए बच्चों, पहले पद में ना है और उत्तर पद में अश्वा है। अश्वा में आ क्या है? स्वर है। अगर स्वर होता है आ या ई या ऊ तो हम उसके आगे जोड़ते हैं अन। यहाँ पर देखिए आप, हमने इस उदाहरण में आ के स्थान पर अन जोड़ा है तो हमारा समस्त पद बना अनश्वः। लेकिन यहाँ पर देखिए अब ना गजः, यहाँ पर ना है पहला पद और बाद वाला पद गजा में गा क्या है? व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे आ और समस्त पद बनेगा हमारा आगजा। अगला तत्पुरुष समास का उपभेद देखते हैं हम, प्रादि तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद कु गति संज्ञक अव्यय या प्र आदि उपसर्ग होता है उसे हम गति तत्पुरुष समास या प्रादि तत्पुरुष समास हम कहते हैं। जैसे कि अब इसे उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण कुपुरुषः, विग्रह होगा इसका कुत्सितः पुरुषः और हिंदी अर्थ होगा कुत्सित पुरुष। इस उदाहरण में देखिए बच्चों, कु अव्यय लगा हुआ है इसीलिए ये प्रादि तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण देखिए, प्राचार्यः, समस्त पद का विग्रह होगा प्रगतः आचार्यः, इसमें प्र उपसर्ग लगा है और इसका अर्थ है बहुत विद्वान आचार्य। इस तरह से ये प्रादि तत्पुरुष समास के हमारे उदाहरण हैं। अगला तत्पुरुष समास का उपभेद देखते हैं हम, उपपद तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद उपपद तथा उत्तर पद कृत प्रत्यायंत होता है वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। अब उपपद क्या होता है? उपपद यानी कि सुबंत। सुबंत यानी कि हमारे संज्ञा शब्द जैसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सुबंत और कृत प्रत्यांत कहते हैं क्रिया शब्दवाचक क्रिया शब्दों को। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है कुंभकारः, समस्त पद है ये, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा कुंभम करोति। करोति क्या है? क्रिया धातु है, यहाँ पर क्रिया है और क्रिया के उत्तर पद क्रिया है और पहला पद कुंभम सुबंत है। तो यहाँ पर जब हम समास करेंगे तो शब्द बनेगा कुंभकारः, हिंदी अर्थ होगा जो कुंभ बनाता है। अगला उदाहरण धर्मज्ञः,
समास विग्रह होगा धर्मम जानाति, हिंदी अर्थ होगा जो धर्म जानता है। अगला समस्त पद है आसनस्थः, विग्रह होगा आसन तिष्ठति, जो आसन पर बैठता है। अगला उदाहरण धनदः, धनम ददाति, ददाति दा धातु क्रिया शब्द का है और धनम शब्द हमारा सुबंत है। सुबंत और प्रदंत की यहाँ पर समास हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। धनदा का अर्थ होता है जो धन देता है। अगला उपभेद है तत्पुरुष समास का अलुक तत्पुरुष समास। अलुक यानी कि जब तत्पुरुष में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है तब उसे हम कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। यानी कि जो प्रथम पद में विभक्ति है वह विभक्ति का लोप हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसे उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है अभ्यासात आगता, विग्रह करेंगे अभ्यासात आगता। इसमें देखिए बच्चों ता जो विभक्ति हमारे हाथ लगी हुई है पंचमी विभक्ति, उसका हमने लोप नहीं करा है और वो समस्त पद में ऐसे ही ऐसे ता को हमने दा कर दिया है। इस तरह से ये अभ्यासात आगता, अभ्यास से आया हुआ, यह हमारा एक समस्त पद बन जाता है और इसमें पंचमी विभक्ति का जो विभक्ति बोधक प्रत्यय है उसका हमने भेद नहीं, उसका हमने लोप नहीं किया है। अगला उदाहरण देखिए वाचस्पति, इसका विग्रह होगा वाचः पति ही, हिंदी अर्थ होगा बृहस्पति। इसमें भी हमने लोप नहीं किया है विभक्ति का वाचस्पति। अगला उदाहरण देखिए आत्मने पदम, विग्रह करेंगे इसका आत्मने पदम, हिंदी अर्थ होगा अपने लिए पद। अगला उदाहरण है परस्मै पदम, विग्रह होगा परस्मै पदम, हिंदी अर्थ होगा दूसरे के लिए पद। तत्पुरुष समास के बाद बच्चों हम देखते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। इसका सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम, अर्थात जहाँ विशेषण का समान अधिकरण विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। बच्चों विशेषण और विशेष्य आप लोग ये जानते होंगे, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यह एक तत्पुरुष समास का ही उपभेद होता है। इसमें दोनों पदों में समान विभक्तियाँ होती हैं, यानी कि पहले पद में प्रथमा विभक्ति है तो दूसरे पद में भी प्रथमा होगी, पहले पद में अगर द्वितीय विभक्ति है तो दूसरे पद में भी द्वितीय विभक्ति होगी। कर्मधारय समास के अब हम भेदों को जान लेते हैं। कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। नाम से स्पष्ट है, इसमें इस कर्मधारय समास में विशेषण जो है पूर्व पद यानी कि पहले होता है और अगला पद जो है विशेष्य होता है। इसको उदाहरणों से समझते हैं। जैसे समस्त पद है हमारा मधुर फलम, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा मधुरम च तत् फलम, हिंदी अर्थ होगा मधुर है जो फल। बच्चों इसमें देखिए आप मधुरम, मधुरम शब्द में और फलम शब्द में दोनों में समान विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला उदाहरण है श्रेष्ठ पुरुषः, समस्त पद का विग्रह होगा श्रेष्ठः च ते पुरुषः, हिंदी अर्थ होगा श्रेष्ठ हैं जो पुरुष। दोनों पदों में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखिए नीला आकाशः, विग्रह होगा नीलः आकाशः, अर्थ है नीला आकाश। आकाश विशेष्य है और नीला शब्द विशेषण है। विशेष्य की विशेषता नील शब्द से यानी कि नीले रंग से बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखिए महापुरुषः, समस्त पद का विग्रह होगा महान च असौ पुरुषः, हिंदी अर्थ महान पुरुष। अगला उदाहरण महर्षि, विग्रह करेंगे हम इसका महान च असौ ऋषि, हिंदी अर्थ होगा महान ऋषि। गौर बालकः, विग्रह होगा गौरः बालकः, हिंदी अर्थ होगा गोरा बालक। बालक की विशेषता किस वर्ण गौर वर्ण से बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। अगला उदाहरण महाराजः, विग्रह होगा महान च असौ राजा, हिंदी अर्थ होगा महान राजा। अगला उदाहरण देखिए बच्चों सुंदर बालकः, विग्रह करेंगे सुंदरः
चा असौ बालकः, अर्थ होगा सुंदर है जो बालक। अगला उदाहरण कृष्ण सर्पः, विग्रह करेंगे कृष्णः सर्पः, दोनों में प्रथमा विभक्ति। हिंदी अर्थ होगा काला सांप। सांप का रंग क्या है? काला। काले रंग से कृष्ण शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। महादेवः, विग्रह करेंगे महान च असौ देवः, हिंदी अर्थ होगा महादेव। अगला उदाहरण देखिए श्वेता अश्वः, विग्रह करेंगे श्वेतः च असौ अश्वः, हिंदी अर्थ होगा श्वेत घोड़ा। अगला उदाहरण महारथी, महान च असौ रथी, अर्थ होगा महान रथी। अगला उदाहरण रक्तोत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम, अर्थ होगा लाल कमल। कमल किस रंग का है? लाल रंग का है। रंग से उसकी विशेषता बताई जा रही है। पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। अगला कर्मधारय समास का भेद है उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। जब उपमानवाचक शब्द के साथ साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास होता है तब वहाँ पर उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास होता है। बच्चों, आपने हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ा होगा, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमा या सादृश्य दूसरे से दिखाया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उसी से संबंधित ये समास है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना या समानता हम दूसरे से दिखाते हैं उसे हम उपमेय कहते हैं। जिन गुणों या भाव की हम समानता दिखाते हैं उसे हम उपमान कहते हैं। और साधारण धर्म में वे गुण और भाव आते हैं जिनको हम सादृश्य करते हैं, और वाचक शब्द जैसे इव आदि होते हैं ये वाचक शब्द होते हैं। इसी उपमा अलंकार की तरह यहाँ पर उपमा समास के का वर्णन किया गया है। इसे हम उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है समस्तपद पुरुष सिंहा, विग्रह होगा पुरुषः सिंहा इव, हिंदी में अर्थ होगा सिंह के समान पुरुष। पुरुष की वीरता का सादृश्य यहाँ पर सिंह के समान दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखिए नर सिंहा, सिंहा इव नरः, मनुष्य सिंह के समान। अगला उदाहरण चंद्राह्लादकः, विग्रह होगा इसका चंद्र इव आह्लादकः, चांद जैसा प्रसन्नतादायक। प्रसन्नता कैसी हो रही है? जैसे चांद से, चांद को देख के शीतलता प्रसन्नता का अनुभव होता है, वैसे ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। चांद से उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखिए कमल कोमलम, कमलम इव कोमलम, कमल के समान कोमल। कोमलता कैसी है? कमल के समान है, इसीलिए यहाँ पर उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखिए पुरुष व्याघ्रः, विग्रह होगा पुरुषः व्याघ्रः इव, व्याघ्र के समान पुरुष। अगला उदाहरण घनश्यामः, विग्रह करेंगे हम इसका घन इव श्यामः, बादल जैसा काला। अगला उदाहरण चंद्र सुंदरम, विग्रह करेंगे इसका चंद्र इव सुंदरम, चंद्रमा जैसा सुंदर। सुंदरता की विशेषता चंद्रमा की से बताई गई, चंद्रमा की तरह सुंदर है। अगला उदाहरण मुख कमलम, मुख कमलम इव, कमल के समान मुख। इन सब उदाहरणों में उपमान और उपमेय का वाचक शब्दों का साधारण धर्म शब्दों का समास हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास है। अगला कर्मधारय समास का भेद है रूपक कर्मधारय समास। उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप से कल्पित होने से उपमान उपमेय के समास को हम रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों, रूपक अलंकार पढ़ा होगा आपने। रूपक अलंकार की क्या है परिभाषा? जहाँ पर उपमान और उपमेय का अभेद वर्णन किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, उसी से संबंधित ये समास है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है शोकाग्नि, विग्रह करेंगे शोक एव अग्नि, अर्थ होगा शोक रूपी अग्नि। अगला उदाहरण देखिए विद्या धनम, विग्रह करेंगे इस समस्त पद का विद्या एव धनम, हिंदी अर्थ होगा विद्या रूपी धन। अगला उदाहरण देखिए मुख कमलम, मुखम एव कमलम, हिंदी अर्थ मुख रूपी कमल। अगला उदाहरण परीक्षा पयोधि,
समस्त पद का विग्रह होगा परीक्षा एवं पयोधि, हिंदी अर्थ होगा परीक्षा रूपी सागर। जब हमने उपमान पूर्व पद वाला भेद किया था, उपमान पूर्व पद और उपमानोत्तर पद कर्मधारय का, तब बच्चों हमने वहाँ पर एव का प्रयोग करा था समास विग्रह करते समय। लेकिन जब हम रूपक कर्मधारय का विग्रह करते हैं इस समास का, तब हम यहाँ पर एव का प्रयोग करते हैं। अगला भेद देखिए कर्मधारय समास का, उभय पद विशेषण कर्मधारय। नाम से ही स्पष्ट है, इस समास में विशेषण का विशेषण के साथ ही समास होता है, यानी कि प्रथम पद भी विशेषण और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद भी विशेषण होता है। इसे उदाहरणों से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है पीत कृष्णः, विग्रह करेंगे इसका पीतः च असौ कृष्णः, हिंदी अर्थ होगा पीला और काला। पीला और काला दोनों ही क्या है, विशेषण है। पहला पद पीतः, उत्तर पद कृष्णः, दोनों ही विशेषण, दोनों का ही यहाँ समास है, इसलिए यहाँ पर उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। अगला उदाहरण है श्वेत कृष्णः, विग्रह करेंगे श्वेतः च असौ कृष्णः, हिंदी अर्थ होगा श्वेत और काला। अगला उदाहरण चरा चरम, विग्रह करेंगे इसका चरम च अचरम च, हिंदी अर्थ होगा चरा चर। अगला उदाहरण है सुप्तोत्थिता, समास विग्रह करेंगे इसका पूर्वम सुप्तः पश्चात उत्थिता, पहले सोया और फिर उठा। इस प्रकार से ये चारों भेद हैं कर्मधारय समास के। आशा करती हूँ आपको कर्मधारय समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कर्मधारय समास के बाद हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास को। इसकी परिभाषा, इसका सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे, अर्थात जिसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद अप्रधान हो तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसकी हम परिभाषा को ही स्पष्ट कर दे पहले। अनेकम अन्य पदार्थ है, अनेकम यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अन्य पद होते हैं, लेकिन उनके होते हुए भी अन्य पदार्थ है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तात्पर्य यह है कि बहुव्रीहि समास में जितने भी पद होते हैं वे सब मिलकर किसी अन्य दूसरे पद के विशेषण होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे कि लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सः, इसका हम विग्रह करेंगे। यहाँ लंबम उदरम दोनों विशेषण विशेष्य तो हैं, लेकिन वे किसी अन्य यानी कि गणेश की विशेषता बता रहे हैं। लंबोदरम, लंबम उदरम का हम अगर अर्थ करते हैं तो क्या अर्थ होगा, और बड़ा पेट। लेकिन जब हम इसका अर्थ करने जाते हैं तो हम इसका अर्थ बड़ा पेट नहीं करते, बल्कि हम इसका करते हैं अर्थ लंबम उदरम यस्य सः, यानी कि गणेश जी का बड़ा पेट कहा जाता है। तो अर्थ यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ ना होकर वह दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की यानी कि गणेश की विशेषता यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अब बहुव्रीहि समास के भेदों को जान लेते हैं। पहला भेद है समान अधिकरण बहुव्रीहि। समान अधिकरण बहुव्रीहि, इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। पहला पद है पीताम्बरः, विग्रह करेंगे इसका पीतम अम्रम यस्य सः। पूर्व पद पीतम, दूसरा पद यानी कि बाद वाला पद अम्बरम, दोनों में क्या है, विभक्ति समान है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, समान अधिकरण बहुव्रीहि। जब हम इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ होगा पीतम अम्बरम यस्य सः, पीले वस्त्र वाला यानी कि श्री कृष्ण। हम पीला वस्त्र वाला कहने का मतलब ये है, शाब्दिक अर्थ है पीला वस्त्र, लेकिन जब हम इसका बहुव्रीहि में अर्थ करते हैं तो होता है पीले वस्त्र हैं जिसके, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। अगला उदाहरण देखिए, श्वेतांबरः, विग्रह करेंगे श्वेतम अम्बरम यस्य सः। इसका अर्थ होगा श्वेत है वस्त्र जिसके, यानी कि श्वेत वस्त्र कौन धारण करता है, साधु। अगला उदाहरण देखिए, नीलकंठः, विग्रह करेंगे इसका नीलम कंठम यस्य सः। नीला है कंठ जिसका, किसका होता है नीला कंठ, भगवान शिव का। तो यहाँ पर ये हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, भगवान शिव की। अगला उदाहरण यशोधना, विग्रह करेंगे इसका यशः एव धनम यस्य सः। यश ही है धन जिसका, अर्थात राजा। कोई भी राजा होता है तो उसकी विशेषता होती है उसका यशस्वी होना। अब अगला उदाहरण, अगला भेद देखते हैं बहुव्रीहि समास का। व्यधिकरण बहुव्रीहि, इसके दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। समान अधिकरण बहुव्रीहि में दोनों पद, प्रथम पद और उत्तर पद
समान विभक्ति में होते हैं और व्यधिकरण बहुव्रीहि में दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। चक्र पाणी, विग्रह करेंगे इसका। चक्रम पाणौ यस्य सा, चक्र है पाणी में जिसके। यहाँ पर देखिए चक्रम शब्द से प्रथमा विभक्ति और पाणौ शब्द से सप्तमी विभक्ति, दोनों अलग अलग विभक्ति में है, इसलिए यहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि। अगला उदाहरण, वीणा पाणिहि, समास विग्रह होगा। वीणा पाणौ यस्य सा, वीणा है पाणी में जिसके, यानी कि माता सरस्वती। अगला उदाहरण, चंद्रशेखरः, विग्रह करेंगे इसका। चंद्रः शेखरे यस्य सा, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो शिखर पे चंद्रमा होता है भगवान शिव के, तो ये भगवान शिव इनका अर्थ हुआ चंद्रशेखरः। अब बहुव्रीहि समास के दो भेदों के अलावा ये एक तीसरा भेद और है, ये व्यतिहार बहुव्रीहि। युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्त्यंत तथा तृतीयांत पदों में जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसे। केशा केशी, समस्त पद है ये, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्ता, बालों को पकड़ पकड़ प्रारंभ होने वाला युद्ध, सप्तमी अंत पद है ये, देखिए केशेषु केशेषु। अगला उदाहरण है हस्ता हस्ती, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, ये इसका विग्रह है, ये तृतीयांत है, हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध। यहाँ पर भी व्यतिहार बहुव्रीहि समास होगा। अगला भेद है बहुव्रीहि समास का, तुल्य योगी बहुव्रीहि। जब बहुव्रीहि समास में 7 अर्थ वाले सह का समास होता है तब तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। सह का विकल्प से सा हो जाता है। जैसे उदाहरणों से समझते हैं इसे। समस्त पद है सार्जुनः, विग्रह होगा अर्जुनेन सह, हिंदी अर्थ होगा इसका अर्जुन के साथ। यहाँ पर 7 अर्थ में अर्जुन का समास है, अर्जुन पद का साथ में अर्जुनेन सह, इस तरह से इसका विग्रह होगा और समस्त पद बन जाएगा सार्जुनः। अगला उदाहरण है स राधिका, राधिकया सह इति, राधिका के साथ। अगला उदाहरण देखिए, स भार्यः, विग्रह होगा भार्यया सह, हिंदी अर्थ होगा स्त्री के साथ। इस प्रकार से ये आपके बहुव्रीहि समास के भेदों को हमने समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के इस समास प्रकरण के बाद बच्चों अब हम आपको अभ्यास कार्य दे रहे हैं। आप लोग ये अपनी उत्तर पुस्तिकाएं में करिएगा। पहला प्रश्न है आपके लिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास की परिभाषा आपको उदाहरण सहित याद करनी है और इसे अपनी कॉपी में लिखना भी है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए व समास का नाम बताइए। ये आपको कुछ हमने समस्त पद दिए गए हैं, इन समस्त पद का आपको विग्रह करना है और इसमें जो समास है उसका आपको नाम भी बताना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।